ये देखिए आप लोग, एक चीज, ये डायग्राम है, इसमें ये नॉर्मल कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन जहाँ पर ये डायवर्टिकुलोसिस डेवलप हुआ और उस डायवर्टिकुलोसिस में इन्फेक्शन हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई, तो ये वाली कंडीशन डायवर्टिकुलाइटिस हो गई। ये सब डायवर्टिकुलर, मतलब जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है उसी में ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर देखेगा। तो ये पूरा कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें किसी भी भाग में ये कंडीशन हो सकती है। और इसी में फिर कई बार एप्सिस हो सकता है, इसी में कई बार सेप्सिस हो सकता है। तो ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन वाली जो डिसीज़ है वो कहलाती है डायवर्टिकुलाइटिस डिसीज़। अब आता है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कैसे पता चला कि डायवर्टिकुलाइटिस हुआ है। तो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये एक तो देखा जाता है। अब ये जो कॉन्स्टिपेशन ऑब्लिक डायरिया इसीलिए लिखा है कि कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार डायरिया होता रहता है। फिर जो लोअर एब्डोमेन है उसमें सीवियर पेन होता रहता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्यूट कई बार ब्लीडिंग भी देखी जाती है, एप्सिस हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी उसके कारण हो जाता है, सेप्सिस हो जाता है, फीवर आता रहता है। ये सब सिम्टम्स जो हैं वो भी इसके साथ, जो कॉम्प्लिकेशन के साथ में मैंने बताए थे, वो सब सिम्टम्स इसमें भी देखे जाते हैं। और चूँकि सेप्सिस हुआ है इसलिए फीवर भी आ जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में सर्जरी ही इसकी ट्रीटमेंट रहती है, क्योंकि ये जो पर्सन रहता है इसको ठीक, वो जो सेप्सिस, ये डायवर्टिकुलाइटिस हो गया है तो ठीक नहीं हो पाता, तो उतना स्ट्रक्चर जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको कट करना पड़ता है। तो इसलिए वो सर्जरी इसका एक मेन मेडिकल ट्रीटमेंट है। दूसरा जो पार्ट है जो कि डाइट का है, जिसमें कि प्रॉपर डाइट यदि दिया जाए तो उस कंडीशन से आगे प्रॉब्लम न हो, इसलिए ये चीज़ भी देखी जाती है। अब इस डाइट प्रिंसिपल में सबसे पहले, डाइटरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है डाइटरी प्रिंसिपल। अब इस पर्सन को ये देखा गया है, जब उसकी सर्जरी वगैरह हो जाती है, स्टेबल कंडीशन हो जाती है, उसके बाद का ये डाइटरी प्रिंसिपल है हाई फाइबर, हाई फ्लूइड, एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज, अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है इन नॉर्मल अमाउंट। उस पेशेंट की जो जैसी भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से बाकी न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे, यदि कोई कम है तो वो दिए जाएंगे। हाई फाइबर इसलिए दिया जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इसका एक मेन रीज़न था, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो हार्ड स्टूल को पास करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो ये है मसल्स और वो वॉल्स, वो सब वीक हो जाती है और उसके कारण ही ये सैक-लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हाई फाइबर दिया जाता है। फिर फ्लूइड भी इसीलिए दिया जाता है ताकि फाइबर रहेगा और जो स्टूल है उसका कंसिस्टेंसी भी सही रहे, इसलिए हाई फ्लूइड होती है। कई बार डायरिया भी हो जाता है, इसलिए भी ये देना पड़ता है हाई फ्लूइड। तो इसलिए भी ये हाई फाइबर और हाई फ्लूइड ये उसके डाइट में होना ही चाहिए। अब आता है कि टाइप ऑफ डाइट किस टाइप का होना चाहिए। तो टाइप ऑफ डाइट में उसमें फर्स्ट तो है कि एक्यूट कंडीशन जब होगी, तब उस एक्यूट कंडीशन में जब पेन हो रहा है सीवियर और पता चला कि कंडीशन ख़राब है और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया पर्सन, तो ऐसे समय में तो उसका सर्जरी हो या सर्जरी से पहले भी उसको पेरेंटरल ही न्यूट्रिशन दिया जाता है। और ये जो न्यूट्रिशन रहता है इसमें ये मेनली हाई फ्लूइड, हाई फ्लूइड वाला, हाई इलेक्ट्रोलाइट्स वाला और ग्लूकोज, मतलब एनर्जी उसको मिले, उस टाइप का इसका डाइट रहता है। उसके बाद जब कंडीशन थोड़ी और ठीक होने लगती है, इसका जो सपोज उसकी सर्जरी हुई, पेरेंटल न्यूट्रिशन उसका स्टार्ट हुआ, पर पेरेंटल न्यूट्रिशन कभी भी ज़्यादा समय, लंबे समय तक दे तो बॉडी में प्रॉब्लम आती है। एक तो कारण ये भी है कि जीआईटी का ही सर्जरी हुई है, तो जीआईटी जितने जल्दी अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करने लग जाए उतनी वो हेल्दी ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे कि जिस बॉडी के जिस पार्ट का हम ज़्यादा यूज़ करें वो पार्ट जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा, है ना। जैसे हाथ हमने ज़्यादा यूज़ किए तो अपनी मसल स्ट्रांग रहेगी। जो पर्सन ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करता है उसकी बॉडी में ज़्यादा हेल्दी फिज़िकल, मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वैसे ही है कि जीआईटी का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद जीआईटी कैसी हो गई, स्लगिश हो गई। अब उसमें यदि फूड ओरली दिया जाए, क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या रहता है, डायरेक्ट जो भी न्यूट्रिशन है वो ब्लड में जाता है, उसमें जीआईटी को एक तरह से बाईपास कर दिया जाता है।
और यहाँ पर इसलिए ओरली देना ज़रूरी है। अब ओरली में इंटरनल भी हो सकता है और नॉर्मल माउथ से भी हो सकता है। तो अब इसमें ओरली जब भी फूड दिया जाएगा उसकी कंडीशन कंपैरेटिवली ठीक होने पर तब वो लो रेसिड्यू फ्लूइड होना चाहिए और लिक्विड ही डाइट उसका देना चाहिए। फिर उसके बाद ये कंडीशन भी उसकी और स्टेबल हो गई तब उसको फिर ओरली सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। और लाइफ लॉन्ग के लिए या और अच्छी कंडीशन हो रही है तब भी 4th स्टेज का डाइट और लाइफ लॉन्ग के लिए भी जब स्टेबल कंडीशन रहेगी तब उसको ये वाला जो ऊपर प्रिंसिपल लिखा है हाई फाइबर हाई फ्लूइड डाइट टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का जो एटॉमिक कॉन्स्टिपेशन का जो डाइट था उस टाइप का इसका डाइट होना चाहिए। अब उसी तरह से फूड्स अवॉइडेड एंड फूड परमिटेड, ये जितनी भी डिशेज अपन ने पढ़ी हैं वो उसमें जो जो रिकमेंड किया है वही चीज़ इसमें भी आएगी। मतलब जैसे प्रोबायोटिक्स है वो फ़ायदेमंद है, तो ऐसी सब चीज़ें इसमें वही चीज़ है, इसलिए मैं बार बार इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ इसमें आपको देना है कि कौन कौन सी चीज़ देना, कौन सी नहीं देना। टाइप ऑफ डाइट भी हो गया अपना, किस टाइप का देना, प्रिंसिपल भी हो गया, फूड्स अवॉइडेड भी हो गई, फूड्स परमिटेड भी हो गई। अब इसके अलावा जो चीज़ ध्यान रखनी जाती है कि कितना आपको फ्रीक्वेंसी देना है, तो वो 3 मेजर मील्स तो होना ही चाहिए जो कि बैलेंस डाइट के हैं। और उसके बाद उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको आप नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री फीड्स दे सकते हैं। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब आता है इसका आपको जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो बता रही हूँ, जिसके आधार पर आप सैंपल प्लान करेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट में है एज 62 ईयर्स, सेक्स है फीमेल, हाइट है 5'2", वेट है 50 kg। अब ये 50 kg दिया मतलब BMI नॉर्मल से थोड़ा कम है। नॉर्मल जो पर्सन होगा उसका 55 है, इसलिए कंडीशन है उसकी स्टेबल, एक्टिविटी सीडेंट्री है, इकोनॉमिक स्टेटस है उसका मिडिल इनकम ग्रुप। तो अब आप उसके हिसाब से इसका डाइट प्लान करिए। चूँकि एज भी है इसकी तो BMI भी उसका कम हो जाता है, BMR भी कम हो जाता है, इसलिए आपको कैलोरीज उसके हिसाब से प्लान करनी है। नॉर्मल BMI आप लीजिए और फिर कैलोरी का कैलकुलेशन एडिक्वेट अमाउंट में कीजिए, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स को नॉर्मल अमाउंट में लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो गया डायवर्टिकुलाइटिस के डिसीज़ के बारे में।